हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, इतनी सूची, इसकी सूची बनाते जाते हैं तो बहुत लंबी बनती ही जाती है। जब संग्रह करने लगते हैं तो हाँ, ये भी कभी काम आएगा, ये भी कभी चाहिए होगा, तो ये इकट्ठा करते रहो और आवश्यकताएं बढ़ाते रहो। आज के समय में आवश्यकताएं अधिक होना, ये विकास के लिए, प्रगति के लिए प्रेरक तत्व माना जाता है। तभी तो हम कुछ करेंगे। और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक पैसा कमाना, इसको विकास कहते हैं। ये हम विकास कर रहे हैं। और अधिक अधिक प्राप्त करने में यश मिलता है तो उसको सफलता बोलते हैं। ये सब उल्टी रीत है। आवश्यकताएं कम करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि कमाई कम करना। कमाई भरपूर करो, शतहस्तेन आहर, 100 हाथ से इकट्ठा करो, 100 हाथ से कमाई करो। कमाई करने के लिए काम करो, परंतु ये भी उल्टा हुआ। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमाई करो और कमाई करने के लिए काम करो, ऐसा नहीं होता है। काम करते हैं तो कमाई होती है। कमाई शब्द ही तो काम से बना हुआ है। तो काम करते हैं तो कमाई होती है। कमाई करनी है इसलिए काम नहीं करना। कमाई माने अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति नहीं करनी है तो भी काम तो करो ही, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसमें अर्थ प्राप्ति नहीं होगी, परंतु काम करने की आवश्यकता तो पड़ेगी। उदाहरण के लिए ज्ञान प्राप्ति करनी है तो भी काम तो करना ही पड़ेगा, उसमें कमाई नहीं होगी। और सेवा करनी है तो काम तो करना ही होगा, उससे कमाई नहीं होगी। तो काम करो, Recording in उससे progress. फलस्वरूप कमाई होगी। कमाई होगी, उसके अनुसार आवश्यकताएं निर्धारित करो, उसके अनुसार खर्च करो। तो ये दूसरा सिद्धांत हुआ कि खर्च खर्च के खर्च के हिसाब से कमाई का विचार नहीं करना, कमाई के हिसाब से खर्च का विचार करना। ये भारतीय माने सामान्य बुद्धि है। ये सहज बुद्धि है कि हमारा खर्च इतना होगा, तो वो भी कैसे करेंगे, हमारी आवश्यकताएं ये होंगी। जैसे आज के जमाने में, अरे कार और घर होना ये तो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, कैसे निर्धारित किया भाई? नहीं, वो आज के लाइफस्टाइल में ये तो चाहिए ना। कैसे लाइफस्टाइल निर्धारित की, किस आधार पर की? बस कि आज के जमाने में ये तो इतना तो होना ही चाहिए ना, हम इतना पढ़े लिखे हैं तो इतना तो होना चाहिए ना, इतने संभ्रांत समाज के सभ्य हैं तो इतना तो होना चाहिए ना। माने हमने अर्थ को और अर्थ से प्राप्त होने वाली बातों को हमारे सभ्यता का या हमारे विकसित होने का या हमारे श्रेष्ठ होने का या ऊंचे दर्जे का होने का मापदंड बना दिया। ये भी उल्टी बात है। क्यों? क्योंकि अर्थ के आधार पर किसी की श्रेष्ठता नहीं नापी जाती। गुणवान होना, ज्ञानवान होना, धर्मवान होना, संस्कारवान होना, शीलवान होना, ये हमारे दर्जे के मापदंड हैं। अर्थवान होना ये तो नहीं है, परंतु हमारा सारा व्यवहार, सारा मानस उस अर्थ केंद्री होकर ही चलता है। और देश, हमारे देश में भी चलता है, हमारा भी चलता है। इसलिए वो पैसा कमाना, व्यवसाय, इंडस्ट्री, वो सारा छोड़कर पहले ये जो अंडरलाइंग सूत्र हैं जिसके आधार पर ये सारे पुरुषार्थ खड़े होते हैं, इसकी बात पहले करना चाहिए। और ये वन एंड ऑल सबको लागू है। ऐसा नहीं है कि लाख रुपए कमाने वाले को लागू है और 1000 रुपए कमाने वाले को लागू नहीं है, या 10 करोड़ कमाने वाले को लागू नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सबको लागू होने वाला जनरल, सर्व सामान्य ऐसा सिद्धांत है। एक बार हमारे प्रांत प्रचारक जी से हमने ऐसे ही चाय पीते पीते पूछा था कि संघ कार्यालयों का जीवन मान कैसा होना चाहिए, दर्जा कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा लोअर मिडिल क्लास जैसा।
अब आज हम देखते हैं कि संघ कार्यालय लोअर मिडिल क्लास जैसे नहीं रहे, या स्वयं सेवकों का आदर्श भी लोअर मिडिल क्लास का नहीं रहा। जिसको समाज सेवा करनी है, जिसको राष्ट्र कार्य करना है, जिसको केवल अपने परिवार के लिए ही काम नहीं करना है, ऐसे लोगों का जीवन मान लोअर मिडिल क्लास जैसा होना, ये सूत्र है। इससे हम छोटे नहीं हो जाते, ये उसके पीछे की दृष्टि है। तो हम कितना सहज मान लेते हैं, ये तो मिनिमम आवश्यकता है, बैर मिनिमम कहते हैं। ये इतना सापेक्ष शब्द है कि हम इसका सहज स्वीकार भी कर लेते हैं। जैसे कभी हम कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाते होंगे तो कहे, अरे अरे आप झाड़ू पोछा लगाएंगे? झाड़ू पोछा लगाने के लिए आप नहीं है, भाषण देने के लिए आप हैं। ये कहाँ से आए मापदंड सारे? ये कैसे आए ये विचार? हाँ, मेरे स्थान पर झाड़ू पोछा और कोई लगा सकता है। वो कौन लगा सकता है? पैसा देकर रखा हुआ नौकर नहीं। गुरु की सेवा शिष्य करते थे, गुरु की सेवा बाहर से आने वाले नौकर नहीं करते थे। ये दृष्टि है, ये मानस है, ये विचार है। तो इस विचार के आधार पर जब हमारा व्यवहार और व्यवस्थाएं बनती है, तब हमारी अर्थ दृष्टि सांस्कृतिक होती जाती है। तब हमारी अर्थ दृष्टि आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता की ओर जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोगों ने, हमारी 2 पीढ़ी पहले लोग ऐसे ही जीते थे, करोड़पति लोग भी ऐसे ही जीते थे। मैं कितनी बार मैंने उदाहरण दिया होगा। ये उदाहरण है रख रखाव का। तो आवश्यकता है कि कम करो, उसके स्थान पे रख रखाव, वस्तुओं को संभाल कर रखना। पदार्थों को, पदार्थ ही तो पैसे से प्राप्त होने वाली बात है। हम पैसा नहीं खाते हैं, हम अन्न खाते हैं। पैसा नहीं पहनते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं। पैसे पर नहीं बैठते, हम कुर्सी पर बैठते हैं। तो ये जो अर्थ से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, पदार्थ है, उनको संभालो, खराब न करो, फेंको नहीं, खो नहीं, तोड़ न डालो, हाथ से गिरने ना दो। ये सारा जो कौशल है, वो धर्मानुकूल अर्थशास्त्र के छोटे 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 मुद्दे हैं। तो रख रखाव, चीजें संभालना, इसका ही मैं उदाहरण देती थी कि हमारे पड़ोस में एक माजी रहते थे, और उनका पुत्र यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक था। मने पैसे से कम नहीं था उनकी। वो तो गर्भ श्रीमंत ऐसे घर के थे। उनके घर में कपड़ा, जो फटा कपड़ा सिलने की जो सुई होती है, वो 25 वर्ष से एक ही एक थी। क्या है? अरे ऐसे तो सैकड़ों सुइयां हमारी दिन के 2 के हिसाब से हमारी पेंसिलें खराब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, हमारी पेन की शाई खत्म हो जाती है, क्या क्या नहीं होता है। हमारे बच्चों को या हमको ऐसे संस्कार ही नहीं है, तो हमारे हाथ से ऐसा कितना खराब हो जाता है सारी चीजें। तो रख रखाव ये दूसरा मुद्दा है। मितव्ययिता ये तीसरा मुद्दा है। अनावश्यक खर्चे, समझना कि ये अनावश्यक है। उदाहरण आज पैकिंग का है। मैंने एक बार, हमने इसी डिस्कोर्स में ये उदाहरण हमने देखा था कि पैकिंग, ये इसके पीछे हमारा कितना खर्च होता है। ये निर्बुद्धता से किया गया खर्चा है। खर्चा ज्यादा नहीं करना ये सिद्धांत ही नहीं है। ऐसा अनावश्यक खर्चा नहीं करना, इसको निर्बुद्ध खर्चा कहते हैं। तो ऐसा निर्बुद्ध खर्चा नहीं करना, बुद्धिमत्ता से खर्च करना, इसकी एक दृष्टि होती है। जैसे हमने कहा कि पहले हम विवाह समारोह में या ऐसे जाते थे, तो अब आहेर करना है, माने हम कुछ न कुछ भेंट करते हैं, देते हैं। तो क्या करते थे, वस्तुएं नहीं लाते थे भेंट करने के लिए। 11 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, जो भी देना है, पैसे दे दो। उसकी फालतू चीजें खरीद कर ना दो, जिसकी बाद में टिंगल होगी।
हम देते हैं और बाद में जो लेने वाले हैं उनके पास ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, तो उसमें टिंगली होती है, मजाक होती है, क्या दे दिया, कैसे कर दिया, अब इसका क्या उपयोग है, ये भी होता है। और उनको कोई उसकी जरूरत भी नहीं होती है, तो ऐसे नहीं करते थे, हम पैसा दे देते थे। पैसा देते थे, वो ऐसे रंगीन कवर में डालकर, उसके ऊपर बेस्ट विशेस लिखकर, उसके उसमें वो कवर बाद में फटकर डस्टबिन में जाने वाला है, वो नहीं देते थे हम। साड़ी देते थे तो सीधे सीधे साड़ी दे देते थे, इस कवर में डालो, फिर इस कवर में डालो, फिर इस पैकिंग में डालो, फिर उसके ऊपर नाम लिखो, ऐसा सब नहीं करते थे। तो ये जो निर्बुद्ध खर्चा है वो नहीं करना, ये भी एक दृष्टि होती है। और जिसको हम समृद्धि कहते हैं, उसकी ओर जाने के मार्ग पर ये सारे माइलस्टोन्स होते हैं। तीसरा है कि एक वस्तु के कितने उपयोग हो सकते हैं, उसका विचार करके उतने अधिक उपयोग में लाओ। कोई भी वस्तु निरुपयोगी नहीं होगी और छोटी छोटी बातों में उसका उपयोग हो जाएगा। खर्चा न करना पड़े और गुणवत्ता में भी अच्छा हो, ये समझना, ये कितनी बुद्धि इसके लिए चाहिए। और फिर प्राथमिकताएं कैसी चाहिए, जैसे हम बर्तन साफ करने के लिए आज तो डिटर्जेंट ले आते हैं। ये क्या बात हुई, डिटर्जेंट ले आना, क्यों ले आना? डिटर्जेंट के कारखाने उससे चलते हैं। हम साफ करते थे बर्तन मिट्टी से। अब आज कहते मिट्टी कहाँ मिलती है, ये तो हमने व्यवस्था ऐसी बनाई इसलिए मिट्टी नहीं मिलती है, नहीं तो हम मिट्टी में नहीं तो और कहाँ रहते हैं। मिट्टी के ऊपर ही तो घर बनाते हैं, और आसपास मिट्टी और रेत और यही तो सब होता है। नहीं तो चूल्हे की राख से बर्तन साफ करते थे, उसमें भी गोबर के कंडे के राख से बर्तन साफ करना, ये सबसे अच्छा शुद्धिकारक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा। माने गोबर के कंडे की राख तो यदि बर्तन साफ नहीं अच्छे से किया और थोड़ी सी भी बर्तन में रह गई, प्याले में रह गई, उसमें डालकर पानी हमने पी भी लिया, तो अंदर जाकर वो गुण ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। और डिटर्जेंट का स्वभाव ये है कि कितना पानी डाल डाल कर साफ करो तो भी वो उसके साथ चिपका ही रहेगा, और उसमें हम पानी पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, या खारा और खट्टा स्वाद जिसका है ऐसा पेय पीते रहेंगे, तो जो अंदर जाकर वो हमारा स्वास्थ्य खराब ही करने वाला है। ये क्या केवल आर्थिक दृष्टि है, ये तो स्वास्थ्य की भी दृष्टि है, पर्यावरण की भी दृष्टि है, संस्कार की भी दृष्टि है, बुद्धिमत्ता की दृष्टि है, और आर्थिक दृष्टि भी है। ऐसा समग्रता में विचार करना हमारे यहाँ के अनपढ़ लोगों को आता था, और हम जैसे जैसे पढ़ते गए वो सब छोड़ते गए। हाँ, राख से थोड़ी साफ होता है, राख से तो गंदा होता है। अरे जिससे साफ होता है उसको हम गंदा होता कहते हैं, और जिससे वास्तव में अशुद्ध और गंदा होता है उसको हम स्वच्छता कह रहे हैं। ऐसी विपरीत दृष्टि हमारी सहज बन जाती है, आम समझ में फैल जाती है, और इसके ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज चलने लगती हैं। ये बुद्धिमानी का कौन सा लक्षण है कि हमको समग्रता में किसी भी चीज को देखना ही नहीं आता, और फिर हम आज तो राख कहाँ मिलते हैं, आज तो कंडे कहाँ मिलते हैं, आज तो गोबर कहाँ मिलता है, आज तो गैस जैसी सुविधा ही नहीं है, आज माइक्रोवेव आ गया है, और आप गोबर के कंडे की राख की बात करते हैं। ये क्या है, ये क्या है? बिल्कुल वो चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़ हमेशा उल्टे लटकते हैं, उल्टे लटकते हैं तो उनको सीधे खड़े हुए लोग उल्टे खड़े हुए लगते हैं, और उल्टे खड़े हुए सीधे खड़े हुए लगते हैं। हमारी स्थिति उन चमगादड़ों जैसी हो गई है कि हमको विपरीत है होता है।
वो सीधा लगता है, और सीधा होता है वही उल्टा लगने लगता है, उसको हम पिछड़ा कहते हैं। फिर आता है एक वाक्य जनरल, ये बैलगाड़ी के युग में ले जाने की बातें हैं। बैलगाड़ी के युग की बात हमको मालूम ही कहाँ है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही उल्टी हो गई है। खैर, तो हमारा ये था कि एक वस्तु का किस प्रकार से उपयोग करना और कैसे उसका बचाव करना, कैसे उसको अच्छी तरह से उपयोग में लाना। आगे है मितव्ययिता, खर्चा कम करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुणवत्ता में हल्की चीज लाओ, लेकिन खर्चा कम करो। उदाहरण के लिए, सीजन में मिलने वाली सब्जी, उगने वाली सब्जी उस सीजन में तो सस्ती मिलती है, परंतु गैर सीजन में वो बहुत महंगी मिलती है। अब उस समय न खाओ, और जब सस्ती मिलती है तब खाओ। ये हमारे दादी माओ का सहज समझदारी थी। क्या होगा यदि मई महीने में और श्रावण महीने में बैंगन नहीं खाए तो क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि बैंगन की सब्जी ठंड के दिनों में सुलभ भी होती है, गुणवत्ता से पूर्ण भी होती है, और स्वाद भी उसका अच्छा लगता है, सस्ती भी मिलती है। परंतु मई में और श्रावण में खाने से सबसे पहले स्वास्थ्य खराब होता है, दूसरा गुणवत्ता उसकी सही नहीं होती है, और तीसरा महंगी भी मिलती है। तो क्यों खाना? नहीं, जब मन में आए तब हम खा सकते हैं, इसको तो सुविधा कहते हैं। ऐसी सुविधा के पीछे जाना ये बुद्धिमत्ता का लक्षण बिल्कुल ही नहीं है। जो सही है वो करना, जो करते हैं वो सही है, ये तो उल्टा सूत्र हुआ। जो सही है वो करो तो सभी दृष्टि से लाभ ही लाभ होता है। ऐसी लाभ की दृष्टि भी हमारी गड़बड़ हो गई है। तो मितव्ययिता के साथ साथ उचित व्यय करना। उसके आगे है बचत करो, अनिवार्य रूप से बचत करना है। फिर आप 1000 रुपये कमाते हैं तो भी बचत करो, और लाख रुपए कमाते हैं, करोड़ रुपए कमाते हैं तो भी बचत करो। बचत करना अनिवार्य है। 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपया बचाओ। और ऐसे कैसे बचाएंगे? वो 1000 रुपये भी पूरे नहीं पड़ते हैं और इधर उधर कुछ भी करना पड़ता है, तो आप 1000 रुपये में से 100 रुपये बचत कैसे हो सकती है? नहीं, आप समझ लो कि 900 रुपया कमा रहे हैं और उसके अनुसार आपका बजट बनाओ। 100 रुपया बचत करना अनिवार्य, ये कानून से नहीं बना, आईपीसी से नहीं बना, ये समझदारी का नियम है। तो बचाओ, बचत करो और दान करो। 10% कमाई के 10% बचत, 10% दान, ये अनिवार्य बनाना है। ये समझदारी है, ये सयानापन है, और ये सहज होता है प्रजा में, तब समाज समृद्ध बनता है। किसी एक की समझदारी से समाज नहीं समृद्ध बनता। वो एक समझदार है, उसको ही ताने सुनने पड़ते हैं और दंड भुगतना पड़ता है, और ये सब होता है। तो एक की समझदारी की बात नहीं है, प्रजा की समझदारी की बात है। दान करो, बचत करो। और 1000 रुपया कमाते हो तो 800 रुपये कमाते हो, उस हिसाब से आपका बजट बनाओ। पहले आवश्यकता निर्धारित कर लेना, उसके बाद कमाई करने के लिए खींचातानी करना, और उसके बाद दान और बचत का तो अभी विचार ही नहीं करना, ऐसा नहीं होता। और उसके साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आज किसी को भी जल्दी से सही से समझ में ही नहीं आता और कोई बोलने भी नहीं देगा। कर्जा नहीं करना, उधार मत लो, कर्ज बाजारी मत करो। इवन पढ़ाई के लिए भी कर्जा नहीं करना, घर बनाने के लिए भी कर्जा नहीं करना, और उधार लेकर मिठाई तो बिल्कुल ही नहीं खाना, ये भी सहज समझदारी है। पढ़ाई भी फिर पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो जाती है? वो हो जाती है
कैसे बिना कर्जे के इन्वेस्टमेंट भी होता है, बिना कर्जे के पढ़ाई भी होती है, बिना कर्जे के बीमारी में उपचार चिकित्सा भी हो जाती है, बिना कर्जे के घर भी बन जाता है, बिना कर्जे के सब कुछ होता है। ऐसे हमारी एक समाज की व्यवस्था है। उसके बाद तो स्वतंत्र इसमें करेंगे, लेकिन मूल सिद्धांत क्या है? कर्जा नहीं करना, अपनी औकात में रहो। कभी पढ़ाई नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन कर्जा नहीं करना। इससे कितना उल्टा है, आज हम फेस्टिवल लोन लेते हैं, लोन लेकर फेस्टिवल की मिठाई खाना, ये अत्यंत लज्जास्पद हमारे यहाँ माना जाता था। वो तो आर्थिक सद्गुण ही था। मिठाई खाने से जीवन की सार्थकता नहीं हो जाती, नए कोरे कपड़े पहनने से सार्थकता नहीं हो जाती। सादे कपड़े पहने, सादा भोजन किया, लेकिन कर्जा नहीं किया, ये सार्थकता है और ये प्रशंसा के पात्र है। इसलिए कर्जा नहीं करना, इसका मतलब है बैंक इंडस्ट्री संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। अब ये आज तो कौन मानेगा? बैंक्स किसी की आर्थिक सहायता के लिए होता था, इसको आज बदलकर बैंक से नेशनल इनकम बढ़ती है, यहां तक हम आ गए। ये तो उल्टी गति है। यही तो धर्म केंद्री के स्थान पर अर्थ केंद्री हो जाना है। और कौन इसकी वकालत करता है? क्या अमेरिका वकालत करता है? हमारे माथे मारा है ऐसा है? हम ही वकालत करते हैं, हम ही इसको इतना गृहीत मानते हैं। इसके बिना तो कैसे चलेगा? ये तो व्यावहारिक बात नहीं हुई। इट्स सो इम्प्रैक्टिकल, ये तो इम्प्रैक्टिकल है। अरे पढ़ाई के लिए कर्जा किया तो उसमें क्या बुराई है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्जा किया तो उसमें क्या बुराई है? ऐसा हमारा तर्क चलने लगता है, ऐसी हमारी बुद्धि कहने लगती है। इसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि थोड़ा कम समझती है, थोड़ा कम देखती है, थोड़ा हमारा दायरा कम हो गया है, तो दूर का हम देख नहीं सकते। समाज व्यापी, राष्ट्र व्यापी चिंतन हम कर नहीं सकते हैं। जीवन के संबंध में, सुखी जीवन के संबंध में हम विचार नहीं कर सकते हैं। निश्चिंतता, सौमनस्य माने मन अच्छा रहना, प्रसन्न रहना, और उसके साथ सुख का संबंध है, आराम का संबंध है। ये जो मानसिक बातें हैं, इनको हमने इसमें से बिल्कुल ही आउट कर दिया है। ये निश्चिंतता वाली बात ही नहीं रही, और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात ही नहीं रही कि समाज में कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है अगर हम कर्ज बाजारी हैं तो। ये विषय ही चला गया, क्योंकि सब कोई ऐसा ही करता है। जब सब ऐसा करते हैं तो कौन किसकी बुराई करेगा, और कौन इससे विपरीत कुछ करने का साहस भी रखेगा, और कौन फिर बाजार की कंपटीशन में टिकेगा? तो हमने विपरीत दिशा में जाकर उनको हमारे मानक बना दिया है, और उन मानकों के आधार पर हम घसीटे जा रहे हैं। इससे परावृत्त हुए बिना, इससे परावृत्त हुए बिना हमारा अर्थ व्यवहार ठीक नहीं होगा। ये हम आर्थिक संपन्नता कहते हैं, वो नहीं आएगी। हाँ, आभासी संपन्नता तो बहुत दिखती है, लेकिन आभासी आभासी होता है और सही सही होता है। इसी प्रकार से अंतिम मुद्दा, इसी प्रकार से अंतिम मुद्दा है किस बात पर खर्चा करना और किस बात पर नहीं करना। खर्चा ही इन्वेस्टमेंट हो जाए और उपभोग भी हो जाए, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता पूर्ण दृष्टि समाज में विकसित हुई थी। उदाहरण के लिए मैंने ये उदाहरण भी पहले एक बार दिया हुआ है। हमारे पास 10,000 रुपये हमारे स्वयं के ऊपर खर्च करने के लिए हैं, कोई दूसरी बाध्यता नहीं है,
तो हमारे सामने यदि दो विकल्प रखे कि आप इसमें से दो जोड़ी कपड़े खरीद कर सकते हो या एक सुवर्ण का आभूषण खरीद कर सकते हो, बुद्धिमत्ता किसमें है? सुवर्ण का आभूषण खरीदने में और उसको उपभोग का साधन बनाने में बुद्धिमत्ता है, क्योंकि वस्त्र पेरिशेबल है, सुवर्ण पेरिशेबल तो नहीं है, उल्टे समय के चलते उसका मूल्य 10,000 से 15,000 होने की संभावना होती है। और जितना समय पहना उतना समय हमारी शोभा बढ़ाता है, वह हमारा अलंकार है। इसलिए रत्नों में, सुवर्ण में पैसा इन्वेस्ट करना और उससे उपभोग करना, उससे सुंदरता बढ़ाना, उसको अलंकार मानना और उसमें प्रतिष्ठा मानना और उसमें प्रतिष्ठा देखना, ये बुद्धिमत्ता है। इसलिए हमारे यहाँ पहनने के लिए कितने भी समृद्ध लोग हो, पहनने के वस्त्र अलमारी में से इसे बाहर नहीं निकल जाते थे, इतने खचाखच नहीं भरे होते थे, मूल्यवान होते थे, परंतु कपड़े के पीछे किस अनुपात में खर्चा करना, यह समझदारी का काम है। तो वस्त्र के पीछे खर्चा कम करो, वस्त्र अच्छे हैं उससे किसी की प्रतिष्ठा मत बढ़ाओ। पत्नी के शरीर पर कितने हीरे मोती सुवर्ण के अलंकार हैं, उससे कमाई करने वाले की प्रतिष्ठा होती है। वस्त्र कितने, रोज अलग वस्त्र पहनने से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, ये सामाजिक आर्थिक सद्गुण है। उसके पीछे चलते समृद्धि की रक्षा होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, समृद्धि की रक्षा होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है और सुख सौमनस्य और निश्चिंतता, इनमें वृद्धि होती है। ऐसा निश्चिंत और सुखी और प्रसन्न मन वाला समाज संस्कृति की दिशा में, ज्ञान विज्ञान की दिशा में बहुत प्रगति करता है। तब रिसर्च सेंटर सही अर्थ में काम करते हैं, क्योंकि हमको शोध और अनुसंधान की, अध्ययन की, ज्ञान प्राप्ति की सही दिशाएं दिखने लगती हैं और उसमें यात्रा करने के लिए हम निश्चित मन से कर सकते हैं। ऐसा हमारा अर्थ के प्रति भी इंटेग्रल अप्रोच रहा है। आज उसको पहले नींव की तरह स्थापित करने की आवश्यकता है। उसके बाद उद्योगों की चिंता करो, उसके बाद व्यवसायों की चिंता करो, उसके बाद अर्थव्यवस्था की चिंता करो, अर्थनीति की चिंता करो। पहले हमारे पायदान जो है, नींव है, उसको ठीक करो। उसको ठीक करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला सूत्र था काम करो, दूसरा सूत्र है खर्चा कैसे करना और अर्थ के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना, उसकी दृष्टि कैसी होना, इसका है। आज यहीं पर रुकते हैं, रोज की तरह। अब शांति पाठ आपको कंठस्थ हो गया होगा, ऐसी अपेक्षा है, और प्रश्न और अभिप्राय भेज सकते हैं। यहीं रुकते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार।
प्रणाम ताई। प्रणाम। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। राम राम। राम।